ये 7 अक्टूबर 2023 की तरह ही एक बड़ा आतंकी हमला था और एक छोटे किस्म का नरसंहार। लेकिन इस घटना के बाद भी आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए, इसके लिए इजराइल को या फिर इजराइल के तमाम मित्र देशों को भी एक सोच समझकर कदम उठाने होंगे। सिर्फ इसे इस बात पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि अमुक देश ने अपने यहाँ ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिसकी वजह से जो यहूदियों के खिलाफ जो विरोधी गुट है उसका दमन नहीं किया गया। क्योंकि अगर इजराइल ये उम्मीद करता है कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में जो लोग यहूदियों के खिलाफ नफरत पाले हुए हैं या जो इजराइल की पॉलिसी के खिलाफ हैं, उन हर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है। तो इस मामले में बहुत ही गंभीरता से सोचने विचारने की ज़रूरत है, और अगर नहीं तो आने वाले समय में अलग अलग तरीके से इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में भी जब इजराइल के 2 डिप्लोमेट पर न्यूयॉर्क में अटैक हो गया था जिसमें उसकी जान चली गई थी, या फिर इजरायली धार्मिक स्थलों पर दुनिया के अलग अलग कोने में लगातार हमले बढ़े हैं, क्योंकि कई बार जो फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर या फिर गाज़ा में हुई इजरायली सेना की कार्रवाई के विरोध पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, या फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को हम लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन मैं एक निजी अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। हुआ यूँ कि पिछले दिनों मेरा बेटा स्कूल के ट्रिप पर जयपुर घूमने के लिए गया था, और मैंने उसे, जब मैं इजराइल में था तो मैंने उसे इजराइल में एक छोटा सा बैग खरीदा था जिस पर जेरूसलम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वो लेकर जाने के लिए दिया। और सोचिए क्या हुआ, उसके साथ के एक बच्चे ने जब उस बैग को देखा, इसके बावजूद कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने कहा कि मैं फिलिस्तीन कॉज का समर्थन करता हूँ, और वो स्कूल का छोटा सा बच्चा उस जेरूसलम लिखे हुए बैग पर अपना गुस्सा इजहार कर रहा था जब वो उस पर पंच मार रहा था। जब मेरे बेटे ने आकर मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं दंग रह गया। फिर मुझे समझ में आया कि सिडनी में हुए इस हमले को सिर्फ हम एक बंदूक से चली गोलियों के रूप में खारिज नहीं कर सकते। ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। दूसरा वाकया मैं खुद के साथ हुए घटना के बारे में आपको बताता हूँ। फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात हो रही थी, तो उस वक्त जब मैं वॉशिंगटन पहुंचा और अमेरिका में जब इमिग्रेशन के अधिकारियों ने मुझसे मेरा पासपोर्ट लिया और वो इमिग्रेशन के लिए जब मुझे अलाउ करते तो मुझे हमेशा ये मन में रहता है कि अमेरिकी अधिकारी मुझसे पूछेंगे कि आप इतनी बार रूस क्यों गए, क्योंकि मैं काफ़ी बार रूस गया हूँ और रूस का वो सभी वीज़ा मेरे पासपोर्ट पर दिखाई देता है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने मुझसे रूस के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतनी बार इजराइल क्यों गए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद उसके अगले दिन ही मैं इजराइल गया था, और फिर वहाँ पर मैंने काफ़ी समय बिताकर वहाँ से लगातार रिपोर्टिंग की थी। इस साल जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग हो रही थी, तो उस दरमियान उस 12 दिन के जंग में मैं इजराइल में मौजूद था और वहाँ से युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहा था। 2024 में भी मैं इजराइल में था और इजराइल से मैंने रिपोर्टिंग की थी जब इजरायली सेना लगातार लेबनान पर भी कार्रवाई जारी रख रही थी। कहने का मतलब यह है कि इजराइल में जाना उस अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी की नज़र में गुनाह था। कभी आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में कोई अधिकारी सिर्फ इस बात पर आपसे इतने सारे सवाल करे कि आप इजराइल क्यों गए थे, लेकिन ये हो रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इजराइल को लेकर, इजराइल की पॉलिसी को लेकर, यहूदियों को लेकर एक अलग किस्म के, आप कह सकते हैं कि एंटी इजरायली, एंटी सेमाइट्स सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहूदियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। यूरोप में भी कमोबेश यही हो रहा है। हर दूसरे दिन यूरोप के किसी देश के किसी शहर में लगातार ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं जिन विरोध प्रदर्शनों का टारगेट इजराइल होता है। तो यानी इजराइल की सरकार की पॉलिसी, इजराइल की सेना के एक्शन के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग तरीके से विरोध जताते हैं, और उसमें से कई विरोध का तरीका अमानवीय है, कई विरोध का तरीका आतंकी हमले के तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में इस घटनाक्रम से एक बार सोचने समझने की ज़रूरत है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि हर जगह इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं जा सकती है। हर जगह जाकर
इजराइल की मोसाद अपना ऑपरेशन नहीं कर सकती है। हर देश के साथ, हर सरकार के साथ इजराइल की सरकार झगड़ा नहीं कर सकती है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि वैश्विक समुदाय को भी इस मामले में आगे आना होगा। पहली बात तो ये है कि आप निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बना सकते, फिर चाहे किसी भी कारण से हो, किसी भी रूप में हो, ये सब पर लागू होता है। और अगर आप इसको जस्टिफाई करेंगे, अगर कोई जस्टिफाई ये करता है कि सिडनी में हुआ हमला इसलिए वह जायज़ है क्योंकि इजराइल ने एक एक्शन लिया, तो फिर इजराइल के एक्शन को भी फिलिस्तीन में आप गलत नहीं ठहरा पाएंगे। गाज़ा में हुए इसके एक्शन के लिए भी उसके पास एक रीज़न होगा कि हमने हमास को ख़त्म करने के लिए, हमने इजराइल को सुरक्षित करने के लिए। तो खून का बदला खून, आँख का बदला आँख, अगर इस पॉलिसी के तहत ये एक्शन होते रहेंगे तो फिर एक दिन या तो दुनिया खत्म हो जाएगी या दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंधे ही बचेंगे। तो ज़रूरत है कि सभी समुदाय को, सभी धर्म के लोगों को, सभी विचारधारा के लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये आईडीएफ या मोसाद का एक्शन नहीं, बल्कि ये वर्ल्ड कम्युनिटी का, वैश्विक समुदाय का, एक सभ्य समाज का एक्शन होना चाहिए। और सभ्य समाज का एक्शन ये कहता है कि आप यहूदियों को उसके धर्म के नाम पर, उसकी आइडेंटिटी के नाम पर उनके खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर सकते, चाहे वो वैचारिक हो, मानसिक हो या बंदूक से निकली हुई हिंसा हो। वहीं दूसरी तरफ आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में यहूदी रहते हैं। मसलन ऑस्ट्रेलिया की बात अगर मैं करूं तो 2021 के जनगणना के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को यहूदी बताया है, यानी वो यहूदी धर्म के हैं। उनके अपने धार्मिक स्थल हैं, उनके अपने जीने की तौर तरीके हैं, उनकी अपने त्यौहार हैं, उनके रीति रिवाज हैं। तो वैसी स्थिति में कोई दूसरा धर्म के लोग इस बात से कि वो यहूदियों को पसंद नहीं करते और वो यहूदियों के त्यौहार में आकर अंधाधुंध गोलियां चलाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाहे दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालय में हो या अलग अलग शासन प्रशासन के लोग हों, वो जिस तरीके से इजराइल के एक्शन के खिलाफ दुनिया भर के यहूदियों को टारगेट करते हैं, वो एकदम गलत है। उसे अगर आप जायज़ ठहराने की कोशिश करेंगे तो फिर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अब बात आती है इजराइल की जवाबदेही की, इजराइल की जिम्मेदारी की। इजराइल को भी ये सोचना पड़ेगा, इजराइल की सरकार को, इजराइल की सेना को, कि अब उनके एक्शन की सज़ा ना केवल इजराइल में रहने वाले लोग बल्कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पर, अलग अलग कोने में रहने वाले यहूदी उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। इजराइल की सेना के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, खास करके मध्य पूर्व के देशों का या इस्लामिक देशों का या इस्लाम समुदाय के मानने वाले लोगों का, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का, या फिर कहें कि बहुत से ऐसे लोग जो गैर इस्लामिक हैं, बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं या दुनिया के दूसरे और धर्म में बिलीव करते हैं, वो भी इजराइल के जो गाज़ा में हुई कार्रवाई है उसको सपोर्ट नहीं करता। और ऐसी स्थिति में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो संघर्ष है उसका राजनीतिक समाधान निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए वैचारिक संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको उन लोगों को भी सर माथे पर बिठाने की ज़रूरत है जो अहमद अल अहमद के तौर पर आते हैं और जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस हमलावर को पकड़, जबकि वो निहत्था था, लेकिन उस हमलावर से उसने बंदूक छीन ली, वरना कई और यहूदी मारे जाते। अब सोचिए उसके धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी पहचान के बारे में आप क्या कहेंगे। तो यही हकीकत है। दुनिया को अगर नफरत से, हिंसा से ख़त्म करना है तो हमें अपनी सोच से ऊपर उठकर सोचना होगा, हमें एक्शन लेने होंगे। और वो एक्शन किसी भी कीमत पर सेना और मोसाद जैसे जासूसी संस्थाओं का नहीं हो सकता, बल्कि इसका पॉलिटिकल समाधान ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया उन मुल्कों में से है जिन्होंने अगस्त सितंबर के महीने में खुलकर फिलिस्तीन को एक अलग राज्य या अलग देश बनाने की वकालत करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भी इस समर्थन किया था, जिसके खिलाफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और इस घटना के बाद वो उसी चिट्ठी का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले आगाह कर दिया था। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, यहाँ सवाल ये है कि उस गलती की सज़ा कौन भुगत रहा है। उस गलती की सज़ा एक आम यहूदी भुगत रहा है, एक आम इंसान भुगत रहा है, छोटे छोटे मासूम भुगत रहे हैं।
और इसीलिए ज़रूरी है कि इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, और वो समाधान राजनीतिक समाधान हो सकता है। अगर ताकत से ही सब कुछ हल होता तो यकीन मानिए, जब हमास के कब्ज़े में 50 जो आखिरी 50 बंधक करीब थे, उनको बातचीत के जरिए, सीज फायर के जरिए ही निकाला जा सका, वरना 2 साल से गाजा जैसे छोटे इलाके में इजराइल ने अपनी पूरी ताकत के साथ बमबारी की, लेकिन इसके बावजूद वो सभी बंधकों को रिहा नहीं कर पाए थे। तो एक संदेश तो साफ है, सिडनी से जो सबसे बड़ा सबक हम ले सकते हैं वो यही कि इस हिंसा की राजनीति को, हिंसा की विचारधारा को त्यागना ही पड़ेगा और राजनीतिक समाधान निकालने पड़ेंगे। संवाद से ही कोई रास्ता बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सिडनी से जो सबक मैंने सीखा है वो मैंने आपसे साझा करने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।